काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे धीरे पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। अब ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान को कटोरा लेकर पहुंचना पड़ा विश्व बैंक के सामने। वैसे अगले महीने पाकिस्तान की किस्मत पर बड़ा फैसला होने वाला है। तो वहीं ईरान ने दी सीधी धमकी बाइडेन को, बदले में बाइडेन ने क्या किया। और सबसे बड़ी खबर भारत के लिए आ रही है, ऐसी खबर जिसकी उम्मीद दुनिया बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। दुनिया यह कह रही थी कि भारत बुरी तरीके से बर्बाद होगा, लेकिन भारत के लिए ये खबर कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी संस्था, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, सामने लेकर आ रही है जिस पर पूरी दुनिया को यकीन होगा। भारत वह कर चुका है जो लोगों के सोच से परे है। जानेंगे आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो कहते हैं ना, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक। कुरैशी कुछ ऐसे ही हैं। उनके बड़बोलेपन की वजह से जो मदद सऊदी अरब से मिलती थी वो भी बंद हो गई। उल्टे उन्होंने 3 अरब डॉलर का कर्ज भी मांग लिया। और चीन, वो तो अब धीरे धीरे अपने बटुए को छिपाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के हाथ फैलाने पर भी उसे कुछ नहीं दे रहा है। उसके ऊपर से अगले महीने एफएटीएफ की बैठक होने वाली है जिसमें पाकिस्तान की किस्मत के ऊपर भी फैसला होने वाला है। इन सब के बीच पाकिस्तान पहुंच गया है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के सामने झोली फैला डाली है। पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा है कि अगले 5 साल के लिए उसे 12 अरब डॉलर का कर्जा मिल जाए किसी तरीके से विश्व बैंक से। वैसे तो पाकिस्तान विश्व बैंक के सामने ये कह रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल वो पाकिस्तान के विकास के लिए करेगा, लेकिन सभी को पता है कि इस पैसे का इस्तेमाल आधा से ज्यादा तो इमरान खान सरकार के मंत्री, सेना के अफसर खाएंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद को बढ़ाने में ही लगाएंगे। और विश्व बैंक अगले महीने के आखिर तक पाकिस्तान की इस मांग पर विचार कर रहा है। वैसे चाहे पाकिस्तान कहीं से भी कर्ज ले ले, उसकी अब कर्ज लौटाने की औकात तो रही नहीं है। ऐसे में नया नया कर्ज सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए ही होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सोच से बिल्कुल विपरीत निकले बाइडेन। दरअसल बाइडेन के सत्ता पर बैठते ही कुछ ऐसे देश थे जिनको ऐसा लगने लगा था जैसे कि बाइडेन कोई हलवा है और उसे चम्मच लगाकर खाना है। सत्ता में बैठे हुए, शपथ लिए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और चीन ने अपनी आक्रामकता दिखाई तो ईरान ने भी साफ साफ कह दिया था कि ईरान के पास ज्यादा समय नहीं है। 2015 के जो परमाणु समझौते हुए थे उसमें अमेरिका को लौटना है तो जल्दी लौटना होगा, क्योंकि ईरान के पास अनिश्चित काल का समय नहीं है। इस भाषा में कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि ईरान अमेरिका से ये आग्रह कर रहा है कि वह इस समझौते को लागू करे, बल्कि ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि धमकी दी जा रही है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, करना है तो करो वरना जाओ। वैसे जो नहीं जानते हैं वो जान ले, ईरान और अमेरिका के बीच 2015 में परमाणु समझौते हुए थे। 2018 में ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने इस समझौते से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। वैसे तो ट्रंप ने यह बतलाया था कि ईरान उस समय बैलिस्टिक मिसाइलों का कार्यक्रम कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप इस समझौते से हट गए थे। और जब ट्रंप ने प्रतिबंध लगाए तो ईरान ने समझौते के उलट जाकर अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और अब ईरान के मंत्रिमंडल के प्रवक्ता अली राबई ने एक बयान दिया है कि अमेरिका को जल्द से जल्द इस बारे में सोचना होगा, जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की तरह देखा जा रहा है। ईरान के बयान के अनुसार अमेरिका के पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, हम उनके रुख पाबंदी हटाने के बारे में आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ईरान की संसद ने दिसंबर में एक कानून को मंजूरी दी थी जिसके तहत तेल निर्यात और बैंकिंग लेन देन पर अगर पाबंदी खत्म नहीं होती है तो फरवरी में निरीक्षण कार्य पर रोक लग जाएगा। वैसे ये सब कुछ करके ईरान एक दबाव बनाना चाहता था, लेकिन इसके उलट क्या हो गया, बाइडेन सरकार ने ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव को देख लिया और अमेरिकी सेना लाल सागर में सऊदी अरब में स्थित एक बंदरगाह और 2 अतिरिक्त एयरफील्ड के इस्तेमाल की संभावनाओं पर विचार करने लगी। यानी साधारण भाषा में कहें तो अब इस इलाके पर अमेरिका अपनी सेना का भी इस्तेमाल करेगी और अपनी एयरफोर्स का भी। मंगलवार को अमेरिका की तरफ से ये जानकारी आई और अमेरिकी सेना इसे ये कह रही है कि भविष्य में कोई आपातकालीन स्थिति हुई तो हम इसके लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दें, ये जो इलाका है याम्बू के अलावा लाल सागर नजदीक स्थित
तबूक और तैफ एयरबेस, इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना अगर करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ ही करेगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे ईरान को उसकी धमकी सीधे सीधे उसके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दरअसल जब महामारी शुरू हुई थी तो ये सोचा गया था कि इस महामारी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई बर्बाद होगा तो वो भारत जैसे देश होंगे। वैसा इसलिए क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है और ये अभी विकासशील ही है। ऐसे में जब लॉकडाउन लगेगा, ताला लगेगा, काम बंद हो जाएगा तो इसका सीधा सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वैसे कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, लेकिन इसके विपरीत अब IMF ने एक रिपोर्ट जारी करी है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन बताती है। इसने जो वृद्धि दर बताया है वह एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की निशानी है। IMF ने मंगलवार को 2021 में भारत के लिए 11.5% की प्रभावशाली वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। वैसे आपको बता दें, इस साल महामारी के कारण दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज करने वाला दुनिया का एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, जिसने डबल डिजिट में अपनी ग्रोथ रेट बनाई है। 2020 में यह 8% का था और अब इसे 11.5% का अनुमान लगाया जा रहा है 2021 के लिए। और भारत के बाद है चीन, जिसकी वृद्धि दर मानी जा रही है 8.1%, और उसके बाद है स्पेन, जिसकी वृद्धि दर मानी जा रही है 5.9%, और उसके बाद है फ्रांस, जिसकी मानी जा रही है 5.5%। वैसे 2020 में महामारी काल में सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश था जिसने 2.3% की सकारात्मक विकास दर पाई थी। IMF के अनुसार 2021 ही नहीं 2022 में भी भारत चीन को पछाड़ देगा। जहां 2022 में भारत की वृद्धि दर 6.8% मानी जा रही है तो वहीं चीन की होगी 5.6%। यानी कि अभी के जो अनुमान निकल कर आए हैं उससे भारत सबसे तेज विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। IMF की चीफ इकोनॉमिक्स गीता गोपीनाथ ने इस अपडेट को जारी करते हुए कहा कि भारत में महामारी काल में जहां रिकवरी की रफ्तार बहुत तेज है तो वहीं यहां दूसरी लहर नहीं आई। यही वजह है कि भारत को बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत जल्दी वापसी करी है। वैसे आपको क्या लगता है, IMF की ये रिपोर्ट उन बुद्धिजीवियों के लिए क्या है जो ये कहा करते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से गिरेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।